हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपको हम बोले थे कि द पेस फॉर लिविंग का वीडियो हम डाल देंगे, तो आज हम उसी के लेके बैठे हैं, वही आज हम डाल देंगे। ठीक है, तो बिना देर के हम चैप्टर पे। और यदि आपको ये समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बनाएं और आपको पढ़ने में। जो आरसी हचिंसन है वो एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं और ये इस तरह की कहानियाँ लिखते हैं जो इंसान के दिल को छूती है। ये मॉडर्न ज़माने की इंसान पर कहानियाँ लिखी गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग का मतलब होता है जीवन की रफ्तार। ठीक है, आपको पता है कि आजकल जो जीवन है, आजकल का लाइफ जो है वो काफ़ी स्पीड में चल रही है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपना काम स्लोली करना चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना काम धीरे धीरे करना चाहता है। आप खुद सोचिए, आप यदि किसी दुकान पे जाते हैं, यदि आपके पास टाइम है, फिर भी आप क्या चाहते हैं कि आपका सामान कम देरी से मिले, या आप चाहते हैं कि आपका कोई काम धीरे धीरे हो? नहीं चाहते हैं, क्योंकि किसी के पास उतना जो हमारी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ही नहीं है। किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। यदि हम कोई वीडियो भी देख रहे हैं तो उसमें भी यदि 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 5 सेकंड का लास्ट यदि वीडियो उसमें स्किप ऐड दे देता है, तो उसमें भी हमें उसको भी मतलब बर्दाश्त करने का मेरे पास कैपेसिटी नहीं। उसको भी हम सोचते हैं कि किस तरह से इसको जल्दी हटाए। ठीक है, कब स्किप आए ताकि उसको मतलब अलग कर दे, हटा दे, नहीं देखना चाहते, हम लोग के पास कैपेसिटी ही नहीं है। तो ये लिखा हुआ है जीवन की रफ्तार, यानी कि आजकल का जो हमारा लाइफ है, जो दौर है, वो पूरी तरह से कंपटीशन वाला हो गया है। और आजकल के लाइफ में यदि जो मतलब अपने दिमाग को चेंज नहीं करेगा, जो पहले की जो घिसी पिटी नियम को लेके चलेगा, तो वो हो सकता है कि इस लाइफ में एक हैंडीकेपेड की तरह रह जाए, एक विकलांग की तरह रह जाए। तो ये चैप्टर में जो लेखक हैं वो आरसी हचिंसन हैं। और आरसी हचिंसन ये खुद अपने आप को बताए हैं कि वे एक स्लो थिंकर थे। स्लो थिंकर कहने का मतलब ये है धीमे विचारक। इस कंपटीशन वाली दुनिया में यदि आप धीमे धीमे सोचने वाले होइएगा, आरसी हचिंसन वो अपने आप को खुद एक स्लो थिंकर में गिने हैं, यानी कि वो अपने आप को एक स्लो थिंकर समझते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर पे चलते हैं। ये जो आरसी हचिंसन है वो एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं और ये इस तरह की कहानियां लिखते हैं जो इंसान के दिल को छू जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर भी उसी तरह से है। ये मॉडर्न जमाने की इंसान पर कहानियां लिखी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है आई सा अ प्ले इन डब्लिन नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल आयरिश टाउन। लिखा हुआ है कि जो लेखक है उन्होंने वो कह रहे हैं कि मैंने हाल ही में, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, मैंने हाल ही में आयरिश देश में एक छोटे से शहर में, आयरिश देश के एक छोटा सा कंट्री डबलिन में मैंने एक नाटक देखा। और उस नाटक का जो चीफ कैरेक्टर था, यानी कि जो मेन पात्र था, वो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, यानी कि उम्रदराज मक्की का व्यापारी था। ठीक है, मक्की का व्यापारी कह लीजिए या अनाज का व्यापारी कह लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज। वो जो आदमी था वो अनेक चिंताओं से घिरा हुआ था, यानी कहने का मतलब ये है कि उस आदमी के पास बहुत सारी चिंता थी। ही वॉज मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज, उसके पास कई सारी चिंताएं थे। लिखा है कि हिज हार्ट वॉज डिकी, उसके दिल कमजोर थे। ठीक है, उसके दिल कमजोर थे। हिज नेफ्यू वॉज चिटिंग हिम, पहला तो उसका दिल कमजोर था, दूसरा उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इडली कॉर्न मर्चेंट है वो अपनी सामान बेचने के लिए जाते थे, बेच के आते थे, लेकिन उनको हिसाब किताब नहीं करने आता था। तो घर पे आने के बाद जो भी हिसाब किताब होता था वो उनके भतीजा करते थे, और जो भी उनके भतीजा करते थे वो इनको धोखा दे रहे थे, यानी गलत सलत इनको बता रहे थे। आगे लिख रहा है हिज वाइफ हैड अ फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड वन होलीडे। उनके जो पत्नी थी उनका अलग ही शौक था, उनको हर होलीडे पे 10 पाउंड चाहिए। वो हर होलीडे पे 10 पाउंड पैसा खर्च करती थी। आज के जमाने में 1 पाउंड का लगभग 105 यानी कि 105 रुपये लगभग हो गया है, जरूर था। दूसरा, उसका भतीजा उसे धोखा देता था। तीसरा, उसकी वाइफ इतना फैंटेस्टिक नोशन, शानदार इच्छा वाली थी कि वो एक हॉलीडे पे 10 पाउंड पैसा खर्च करती कि ऑल टुगेदर द फेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। इन सब चीज को लेके उसके लिए काफी ज्यादा हो गया था, उसको मतलब जीने के लिए काफी सब चीजें टेंशन बहुत ज्यादा हो गई थी। आगे लिखा है कि एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पायर अटर्ड ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज 1000 माइल्स एन आवर नाउ दैट टू फास्ट। कहने का मतलब ये है कि जो लेखक था, जो इलर्डी कॉर्न मर्चेंट था, वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर कभी बैठ के किनारे में सोचता था। सोचने के बाद उसके दिल से एक कड़ा भरी दर्द निकलती कि क्या मैं कमा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी की मैं शौक को, किसी में चीज़ों को पूरे ही नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के जब एक जगह बैठता था, तो बैठने के बाद उसके दिल से एक कड़ा भरी आवाज़ निकलती थी। और जो आवाज़ निकलती थी वो इस तरह की आवाज़ थी कि उसका तुलना एक 1000 माइल से चलने वाली एरोप्लेन की आवाज से की गई है।
यानी कि वो इतनी कराह भरी वेदना निकलती थी कि उस वेदना का यदि तुलना किया जाए तो 1000 से चलने वाली जो रफ्तार से एरोप्लेन की आवाज आती है उसकी तुलना। That was the most enchanting line in the play. That man component was so gloriously invariant is to own situation, and besides being comic, it struck me as a perfect illustration of the way that Iris get a stubble truth by the most unquickly approaches यूसा what the old fool means। कहने का मतलब ये जो लेखक कर रहे हैं इसे मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ी सी अजीब सी लाइन है। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी इंसान की परिस्थिति में कोई दिक्कत आता है, कोई चीज़ें आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो खुद को उसके लिए दोषी नहीं ठहराता है, वो अपने किस्मत को दोषी ठहराता है। जैसे मान लीजिए कि यदि जो एडोली कोड मर्चेंट है वो उसके लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। पहले उसका हार्ट कमजोर, दूसरा उसका भतीजा धोखा दे रहा है, तीसरा उसकी वाइफ इतनी फैंटेस्टिक नोशन वाली है जो इतनी पैसे खर्च कर रही है, तो वो अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो बस अपनी किस्मत को मतलब दोष दे रहा है कि शायद मेरी किस्मत में ही इस तरह की चीज़ें लिखी हुई है इसलिए ये मेरे साथ हो रहा है। तो लेखक इस बात पे थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि संसार में चाहे कोई भी हो, यदि किसी के पास कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो उसको सुलझाने के अलावा वो अपने आप को दोषी नहीं मानता है। हो सकता है कि वो उसी की वजह से हो रही हो, वो अपने आप को दोषी नहीं मानता, वो अपने किस्मत के भरोसे बैठ जाता है कि शायद ये मेरी किस्मत में लिखी हुई है। किस्मत में कोई चीज नहीं लिखी होती, ठीक है। नॉट डेट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ ड्राइविंग माई सेल्फ। I enjoy going in car at 90 miles an hour so long as I driving and so long as it is not my car। लेखक बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि मुझे तेज रफ्तार से बहुत ही नापसंद है, मुझे तेज रफ्तार पसंद नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तेज रफ्तार पसंद है, लेकिन कब? जब मैं एक कार चला रहा हूँ, ठीक है, और वो कार 90 की रफ्तार से चला रहा हूँ, 90 मील की रफ्तार से चला रहा हूँ, और वो कार किसी और की हो, ठीक है, तो मुझे तेज गति पसंद है, वरना ऐसे मुझे तेज गति पसंद नहीं है। क्योंकि यदि कार दूसरा का होगा तो ठोकेंगे तो दूसरा क्या जाएगा, मेरा थोड़ी ना जाएगा। अब है कि टू डिनर इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू बी मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। आई एडमिट इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लीजर ऑफ ट्रेवल। लिख रहे हैं कि मुझे पसंद है कि मैं अभी डिनर यहाँ पे करूँ, वहाँ पे मतलब लंच वहाँ पे करूँ। लिख रहे हैं कि मैं डिनर लंदन में करूँ और लंच न्यूयॉर्क में करूँ, मुझे इतनी तेज गति पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुबह में यहाँ पे रहूँ, शाम में वहाँ पे चली जाऊँ। और सही बात है, जाहिर सी बात है कि सबको अच्छा लगता है घूमना इधर उधर। लिख रहे हैं कि the sort of fun you get from the country bus in Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama. It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully. Nowhere speed becomes something unfriendly to me, where the mental activities of our time tend as naturally to do follow the pace of machines। ये लिख रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज लोग थे, मतलब हम लोग कम समय में यात्रा तो तय कर लेते हैं, लेकिन कम समय में यात्रा करने के बाद हम लोग हम लोग हम लोग कम समय में तो यात्रा कर लेते हैं, लेकिन कम समय में यात्रा करने के साथ साथ हमें एक घाटा भी होता है। घाटा ये होता है कि हम किसी भी चीज़ का सुपरफिशियल जो प्राकृतिक आनंद है वो हम नहीं उठा पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमको मतलब सासाराम जाना हो या मान लीजिए राजगीर जाना हो, तो रास्ते में जितनी भी चीज़ें हमें पड़ रही हो, या आप इतना एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए हमें पटना घूमना हो, ठीक है, तो पटना के हमें चिड़ियाघर में ले जाया जाए और चिड़ियाघर मान लीजिए हमें 1 घंटा के घूमने का समय दिया जाए, तो 1 घंटा में हम अच्छा से घूम सकते हैं वहाँ पे। लेकिन यदि बोला जाए कि चिड़ियाघर में आपको बस 10 मिनट में घूम के आ जाना है, तो अभी बताइए कि 10 मिनट मतलब मैं पहुंचाने वाली, हम गाड़ी में बैठ जाएंगे और 10 मिनट में हम पूरा मतलब चिड़ियाघर घूम लेंगे, तो क्या वो मजा आएगा जो हमें 1 घंटा में घूमने में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी हम तेजी से यात्रा करते हैं तो समय तो हमारा बचता है, लेकिन हम उस चीज़ का आनंद नहीं उठा पाते हैं जो हमारे पूर्वज उठाते थे। हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो किसी भी चीज़ को देर देर से काम करते थे और उसका बहुत ही आनंद उठाते थे। जैसे अब देख लीजिए, पहले के ज़माने में जो शादी विवाह होता था, वो शादी विवाह होने में और जाने में, बारात आने जाने में 2 दिन लग जाता था। बैलगाड़ी से लोग जाते थे, उस पर सामान रखते थे और रास्ते में जाते जाते शाम हो गया तो वहाँ पे उतरे, वहाँ पे बैठे, खाना पीना बनाए, इसके बाद फिर बिहान हो फिर चल दिए। अब बताइए कि वो चीज़ में कितना मजा आता होगा, ठीक है, चलने में, वहाँ पे कहीं रुक के खाना बनाने में, खाने में, घूमने फिरने में कितना मजा आता होगा। आजकल का क्या है, मतलब 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले लोग निकलते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम कम समय में कर लेते हैं और हमें समय तो बच जाती है, लेकिन उस चीज़ में हमें वो आनंद नहीं मिलता है
जो हमें पहले की चीज़ों में मिलता था, ठीक है। जैसे आप खुद घर का ही चीज़ें ले लीजिए, घर में जैसे पहले सिलबट्टे होती थी मसाला पीसने वाली, अब मिक्सर आ गई है। जैसे कि मतलब हम लोग पहले के जो लेडीज़ थी वो उस पर सिलबट्टे पर जो पीसती थी उसमें काफ़ी स्वाद आता था और जो भी चीज़ें बनती है उसमें स्वादिष्ट बनती थी। लेकिन आजकल तरह तरह की बुकी हुई चीज़ आ रही है जिसमें हमें वैसी स्वाद नहीं मिल रही है, और पहले से हम लोग जितना भी चीज़ें खा रहे हैं बने बनाओ, वो मतलब धीरे धीरे हमारे शरीर को हानि पहुंचा रही है और हमें अच्छा नहीं नहीं हो रहा है सब। तो वही बातें हैं कि हम कम समय में तो करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता है क्योंकि हम उतना आनंद नहीं ले पाते हैं किसी भी चीज़ का। आगे लिखा है, आई स्पीक विथ प्रिजुडिंग बिकॉज आई बिलोंग टू अ ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, those who are considered with all spirit declared the most devastating party about 4 hours after the party is over। ये बोल रहे हैं लेखक, बता रहे कि मैं उन बच्चों में से था, मैं उन आदमियों में से था कि जब कभी पार्टी में जाता तो मुझे समझ में नहीं आता था कि पार्टी में हो क्या रहा है। कुछ समय के बाद लगभग 4 घंटा यानी कि पार्टी ओवर हो जाता है, तब ऑल राउंड मुझे समझ में आता था कि यार यार हो क्या रहा था, किस चीज़ का पार्टी था। मतलब इतना मैं कमजोर किस्म का आदमी था। आगे लिख रहे सुनिए, लिखा है कि those who are granted to get the lowest mark in any intelligent test because those tests are all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। ऑब्वियसली भी स्लो थिंकर्स ये कह रहे हैं कि मैं उन बच्चों में से भी नहीं था कि जो क्लास में बहुत तेज था, रोज अच्छा नंबर आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब क्लास में पढ़ता था, जब भी कभी कंपटीशन वाली टेस्ट होती थी तो उससे मेरा सबसे पीछे नंबर है, ठीक है, यानी कि पीछे से मैं पहला नंबर पे आता था। कहने का मतलब ये है कि मैं उन बच्चों में से था जो कम नंबर लाते हैं, जो थोड़ी सी डम टाइप के होते हैं, डम्ब टाइप के होते हैं, उस किस्म की लड़का में था, मैं तेज नहीं था। देख रहे हैं कि वी स्लो थिंक टेरिबली हैंडीकेप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग लिविंग। ये लेखक बता रहे हैं, सुनिए अपनी मतलब फायदे के लिए एक बात सुनिएगा इसमें कि लेखक जो बता रहे हैं कि स्लो थिंकर्स होना यानी कम धीमी विचार में सोचना, कोई भी काम धीरे धीरे करना, ये आजकल के जमाने में ऐसी चीजें करने वाले लोग हैंडीकेप्ड माने जाते हैं। हैंडीकेप्ड बस उसे ही नहीं कहते हैं जो शरीर के किसी अंग से हैंडीकेप्ड हो, जो शरीर के किसी अंग से विकलांग हो, हम उसे हैंडीकेप्ड नहीं कहते हैं। हैंडीकेप्ड हम उसे भी कहते हैं जो शरीर के हर भाग रहते हुए भी कोई काम नहीं कर पा रहा है, अच्छी तरह से अचीवमेंट नहीं पा रहा है, तो उसे हम भी हैंडीकेप्ड कह सकते हैं। ये लेखक बोल रहे हैं कि बिजनेस की आजकल के बिजनेस के दौर में, इसके बाद जो हमारे जीवन जीने की तरीका है, यदि इसमें हम धीमे धीमे कोई काम करने लगे, यदि हमारी दिमाग सोच तेज ना हो, तो हम हैंडीकेप्ड ही हैं। आजकल के ज़माने में हमें हाई थिंकर बनना होगा क्योंकि आजकल के चीज़ों में हर एक चीज़ में कंपटीशन आ गया है, इसलिए हाई थिंकर बनिए, ठीक है। आगे लिखा है, आगे लिखा है एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग। ये बता रहे हैं कि एक बार की बात है कि मैं सिनेमा देखने के लिए गया था, और सिनेमा में जब गया तो मैं अपने आप को इस तरह से ऐसी सिचुएशन में पाया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो सुनिए आगे हुआ क्या। लिख रहे हैं आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। और 2 या 3 मिनट के बाद जब मुझे समझ में नहीं आया तो मैं अपनी वाइफ की तरफ मुड़ा और कुछ पूछा, उसके कान में कुछ पूछा। लिख रहे हैं इज द सेम गर्ल द वन वी सा एट द बिगिनिंग। ये जो लेखक थे वो पूछ रहे हैं अपनी वाइफ से, क्या ये वही लड़की है जो हमने पहले पहले देखा था। धीरे धीरे पूछ रहे हैं इस पर, और वो भी धीरे धीरे बोल रही है नो देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म। एक चाल ब्लोंडू बता रही है नहीं नहीं इसमें 3 लड़कियां हैं, ठीक है, वो पहले वाली नहीं है, वो इसमें 3 लड़कियां हैं। सुनिए कैसी कैसी है कि ऐसी बात है 3 लड़कियां हैं। पहली कैसी है सुनिए, लिखा है कि एक टाल ब्लोंड, एक लंबी है, ब्लू उसकी आंखें है, ठीक है, और बाल उसका कलर किया हुआ है। दूसरा जो है वो शॉर्ट ब्लोंड है यानी कि छोटी है, उसका भी बाल कलर है और उसका भी जो आंखें है वो नीली है। आगे लिखा है ये तीसरी है जो मीडियम साइज में थी, वो मीडियम साइज में जो थी उसके बाल जो बहुत घने थे और मतलब मीडियम समझी थी, ज़्यादा ना ज़्यादा बड़ी थी और ना ही ज़्यादा छोटी थी। ये जो उसकी वाइफ है वो समझा रही है कि एक काम करिए आप इसको ABC समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? A B और C, मतलब 3 लड़कियां हैं उसका आप ABC समझ सकते हैं। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हेड ऑफ इंडोर्स। और एक बात समझिए, एक हीरो है, आप लोग हीरो के बारे में जानते ही हैं, ठीक है, जहाँ देखा वहां शुरू। लिख रहा है कि एक हीरो है जो अंदर से आया, अपना टोपी स्टाइल में उतारा और उतारने के बाद तीनों के पास पारा पारी जाने लगा। तो सुनिए पहले किसके पास गया। लिखा है ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स BC इन ऑर्डर। वो तीनों के पास गया। पहले किसके पास गया? पहले B के पास गया, ठीक है, B जो कि छोटी थी, बाल घने थे, आंखें ब्लू थी, उसके पास गया। उसके पास लाइफ उसे लगा, जो भी हुआ उसके पास दाल नहीं गला तो इसके पास C के पास गया, यानी कि जो मीडियम साइज में थी और जिसके बाल घने थे, ठीक है।
जब उसके पास गया तो उसके पास भी कुछ ना कुछ कहा, लेकिन उसके पास भी कुछ जब असर नहीं हुआ तो वो पहले वाली के पास गया। पहले वाले को हम ए मानते हैं। पहले वाले के पास गया जो कि लंबी थी, बाल बाल कलर कलर थे और इसकी आंखें ब्लू थी। उसके पास गया तो उसके पास भी कुछ हो नहीं हुआ।